जी हाँ, नमस्ते, जय हिंद। एक बार फिर से हम पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। साथियों कमर कस लो और इसी के इर्द-गिर्द आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं पीवाईक्यूज, लेकिन मैं हमेशा पीवाईक्यूज से ज्यादा एनवाईक्यू बोलता हूं इनको। पीवाईक्यूज तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एनवाईक्यू यानी कि न्यू ईयर क्वेश्चंस मतलब आने वाले समय के एग्जाम के सवाल है, तो हम एनवाईक्यूज को देखना चाह रहे हैं। सवाल बड़े प्यारे हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ। राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ था? 18। नेक्स्ट ऑप्शन है 19, 20 या 3। ढंग से सवाल पढ़ना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं। फिर से देख लीजिए सवालों को। राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ था? 18, 19, 20 और 3। आपका समय शुरू होता है अब, शुरू कीजिए, बताएं। साथियों उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए पूछ क्या रहा है, राजस्थान के एकीकरण में इंटीग्रेशन में कितने ठिकानों का विलय हुआ था। ठिकाने पूछा है, रियासतें नहीं पूछी है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा फॉर्मेशन। देखिए भारत में आपने सुना होगा ब्रिटिश शासन था। जी हां, ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल का मतलब है दो तरीके से शासन व्यवस्था थी भारत में। एक कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मींस देसी रियासतें। और ये रियासतें भारत में 565 थी उस जमाने में। भारत में 565 थी, ठीक है, जिसको प्रिंसली स्टेट या सैल्यूट स्टेट्स कहा जाता था। सैल्यूट स्टेट्स। लेकिन यहां बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी, ठीक है। और एक सिस्टम था जिसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश प्रोविंस या ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश इंडिया का मतलब था वहां पर डायरेक्ट शासन जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य का था, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो राजस्थान इनके फॉर्मेशन से बना है, इनके इंटीग्रेशन से बना है, जिसमें सैल्यूट स्टेट्स अर्थात तोपों की सलामी दी जाती थी 19 देसी रियासतों को। और 3 ठिकाने थे। ठिकाने पूछ रहा है ना ये, तो 3 ठिकाने थे जिनको नॉन सैल्यूट स्टेट्स कहा जाता था। मतलब उनके ठिकानेदारों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। और ये 3 ठिकाने थे। एक का नाम था आपका, जिसका नाम था नीमराणा। ये नीमराणा जो था वह अलवर में था, ठीक है। एक ठिकाना था लावा सरदारगढ़। जी हां, लावा सरदारगढ़, न कि केवल लावा। ये 2 ठिकाने थे। लावा वर्तमान टोंक में, और सरदारगढ़ जो था वो वर्तमान राजसमंद में था। लेकिन इन दोनों ठिकानों का ठाकुर एक ही था, इसलिए एक ही ठिकाना कहलाता था, ठीक है। और एक तीसरा ठिकाना था कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ जो है साथियों, ये आपका बांसवाड़ा में था। तो इस तरह से राजस्थान का फॉर्मेशन 19 देसी रियासतें और 3 ठिकानों में बटा हुआ था, अर्थात सैल्यूट स्टेट्स और नॉन सैल्यूट स्टेट। नेक्स्ट सवाल पर, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान नाम कब दिया गया? बहुत प्यारा सवाल है, ढंग से पढ़ना सवाल को। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947, 25 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956। बताएं, सोचें, समझें, विचार करें और फिर उत्तर दें। आशा करता हूं आपने उत्तर तैयार कर लिया होगा। देखिए पूछ क्या रहा है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान नाम कब दिया गया? देखिए मैं बता दूं, ये राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था संविधान के लागू होने के साथ। और हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम छठा चरण कहते हैं, ठीक है। तो संविधान बनने के साथ ही राजस्थान नाम दिया गया और उसके ऊपर से राजस्थान संघ शब्द हटा लिया गया था। संघ हटाया गया था, ठीक है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो यहां पर आपको कहीं पर भी 26 जनवरी 1950 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में आंसर जाएगा चौथे चरण की तरफ, 30 मार्च 1949। बेटर आंसर है, बेस्ट आंसर है
26 जनवरी 1950, लेकिन बेटर आंसर 30 मार्च भी हो सकता है। कैसे? देखिए, 30 मार्च 1949 को बना था हमारे देश में वृहद राजस्थान। ठीक है, वृहद राजस्थान यानी एक बड़े स्वरूप में आ चुका था। ठीक है, वृहद राजस्थान आया था। उसके बाद में आता है पांचवा चरण। उस पांचवें चरण में नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, इसी राजस्थान का फॉर्मेशन वीपी मेनन पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था और इसी समिति ने सुझाव दिया था, जो छठे चरण में नाम था राजस्थान संघ, वो राजस्थान के ऊपर से संघ शब्द हटाने का। यह हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, देखो, एक होता है संघ, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का विषय वस्तु है, इसलिए ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठाना। एक होता है संघ राज्य और एक होता है राज्य संघ। दोनों शब्दों में काफी अंतर है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट में जरूर लिखना, भारत क्या है, संघ राज्य है या राज्य संघ है? थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूं उसको। इसको कहा जाता है यूनियन स्टेट, यूनियन स्टेट, और यह कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट। जैसे आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मींस संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि राज्यों ने मिलकर अमेरिका को बना रखा है, इसलिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी राज्य पहले फिर देश। लेकिन भारत में यूनियन स्टेट है, भारत संघ है और उसकी सहूलियत के लिए राज्य बनाए गए, यानी देश पहले फिर राज्य। तो राजस्थान एक संघ नहीं होगा, क्योंकि संघ तो इंडिया है। अगर इंडिया यूनाइटेड स्टेट होता तो इंडिया का नाम भी फिर यूएसआई होना चाहिए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, लाइक यूएसए, है ना। तो कायदे से इसका आंसर 30 मार्च की तरफ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल। महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा अरविंद सिंह, महाराजा गज सिंह, सवाई जय सिंह, बताएं। साथियों, उम्मीद करता हूं आपने अपना आंसर तैयार कर लिया होगा। देखिए, चौथे चरण में, चतुर्थ चरण में, जिसका नाम है वृहद राजस्थान, इस वृहद राजस्थान में 30 मार्च 1949 को यह अस्तित्व में आया था और 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान बना था और उसमें एक महाराज प्रमुख पद इजाद किया गया था। और महाराज प्रमुख पद जो दिया गया था वह मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को दिया गया था। इनके बारे में एक चीज और भी आप याद रख सकते हो, राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास महाराणा भूपाल सिंह ने किया था, जब इन्होंने उदयपुर के सिटी पैलेस में एक मीटिंग बुलाई थी और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बहुत सारे 14 राजाओं को एकत्रित करने का काम किया था उस मीटिंग में। तो इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कह सकते हैं आप। अरविंद सिंह जी वर्तमान में मेवाड़ महाराणा के छोटे भाई हैं। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि अरविंद सिंह जी वर्तमान मेवाड़ महाराणा है। ठीक है, गज सिंह का संबंध जो है वह मारवाड़ से है और सवाई जय सिंह का जो रिलेशन है वह जयपुर रियासत से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ढंग से पढ़ना उचित होता है हमेशा। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? वंस अगेन, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासतें सम्मिलित की गई थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड कोटा, बूंदी, झालावाड़। यस, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सोचें आराम से, समझें,
सोच विचार के आंसर दे। उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा और आपका आंसर तैयार होगा। देखिए पूछ क्या रहा है, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे। सवाल को ढंग से समझना चाहिए हमेशा। तो मत्स्य संघ बना है मित्रों 18 मार्च 1948 को, 1948, 18 ऑफ मार्च 1948। और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये चारों रियासतें सम्मिलित की गई थी। और ये चारों रियासतें कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी समिति की सिफारिश पर इसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, तो रीजन सुनिए। दरअसल जब कश्मीर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और लाखों कश्मीरी हिंदू पंडितों को सड़कों पर मारकर काटकर फेंका गया था, ये इंडिया के पार्टीशन के वक्त की बात है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदू को काट रहे थे। रोज लाशों की ट्रेनें भर के हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती थी। तो उसी दंगों के आड़ में पंजाब और बंगाल में भी भयंकर दंगे भड़के थे। और पंजाब और बंगाल की चपेट में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर भी आया था। तो भारतीय देशी रियासती विभाग के जो उस समय हेड थे सरदार पटेल ने मौके का फायदा उठाकर इन चारों रियासतों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर लिया। और उस समय अलवर के महाराजा थे तेज सिंह और उनका प्रधानमंत्री बीएन खरे, जिसका ना पूरा नाम है ब्रजेंद्रनाथ खरे। ये बीएन खरे वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का सदस्य था। और मैं आपको बता दूं, नाथूराम गोडसे, परचूरे वाघमारे, नारायण तोड़चे और गणेश गोडसे को जो हथियार पकड़ाया गया था, वो हथियार खरे साहब की ही देन था और जिसी से बापू को ठोका गया था, गांधी को। तो कुल मिलाके अलवर रियासत पर महात्मा गांधी को मारने का आरोप भी था। साथ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे। आपने नाम सुना होगा सबसे प्रमुख तिजारा के दंगे। और उन्हीं दंगों की बनस्पत जो है मत्स्य संघ का विलीनीकरण किया गया कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी की सिफारिश पर 18 मार्च 1948 को। चल नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मेशन इसका भी देख लेते हैं। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर ये चौथे चरण में शामिल हुए थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ में 9 रियासतें और एक ठिकाना जो शामिल किया गया था, वो सेकंड फेज में शामिल किया गया था। कोटा, बूंदी, झालावाड़ भी इसी के साथ में सेकंड फेज में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट सवाल, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय किस तिथि को हुआ था? इट्स गुड क्वेश्चंस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सोचे, पढ़े, समझे, फिर आंसर दें। हाँ जी, तैयार है आपका आंसर? उदयपुर रियासत पूछ रहे हैं आपसे। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर अर्थात मेवाड़, उसका विलय किस तिथि को हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, ये डेट्स याद करवाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। हालांकि किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, 7 फेजेस हैं, ठीक है। उसमें छठा चरण तो आप आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ये छठे चरण की डेट है, ठीक है। पहले चरण को याद रखना है 18 मार्च, और उसी के देखा देखी तीसरे चरण को याद रखना है 18 अप्रैल, जस्ट एक महीने बाद, ठीक है। 18 और 18, पहले चरण 18 मार्च और तीसरा चरण 18 अप्रैल। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे,
सॉरी पहले दूसरे और तीसरे तीनों का ईयर होगा 1948। ठीक है, इस तरह से स्लॉट में याद कीजिए। फिर उधर 18 मार्च है, फिर सेकेंड चरण में 25 मार्च होगी। ठीक है, और इधर होगी 30 मार्च, लेकिन यहां पर ईयर आ जाएगा 1949। फिर यहां पे 15 मई याद रखना है आपको, फिर वही 1949, और लास्ट वाला 1 नवंबर 1956। ये सभी चरणों की डेट्स मैंने आपके सामने रखी है। पूछ रहा है उदयपुर का विलय तीसरे चरण में हुआ था, थर्ड फेज में हुआ था, और थर्ड फेज की डेट क्या कौन सी है? 18 अप्रैल 1948। दैट्स इट। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 15 मई 1949 यानी 26 जनवरी 1950। ढंग से समझें, प्रश्न ढंग से पढ़ें, फिर उत्तर की तरफ जाएं। हमेशा जल्दबाजी में आंसर गलत ही जाता है। आराम से, आपके पास में अच्छा वक्त है, सोचें समझें फिर उत्तर दें। वृहद राजस्थान का विलय पूछ रहे हैं आपसे। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय पूछ रहा है। मत्स्य संघ बनने की कहानी आपसे नहीं पूछी जा रही है। मत्स्य संघ बना था नो डाउट गांधी जी की हत्या और सांप्रदायिक दंगों की आड़ में। यह बना था 18 मार्च 1948, कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी की सिफारिश पर। ठीक है, लेकिन मत्स्य संघ का विलय पूछ रहा है आपसे, तो विलय हुआ था 5वें चरण में, 5th फेज में हुआ था, जिसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। और यह हुआ था शंकर देव नारायण राव समिति की सिफारिश पर। याद रखना, शंकर देव नारायण राव समिति की सिफारिश पर। नामकरण मुंशी की सिफारिश पर, और इधर शंकर देव नारायण राव समिति की सिफारिश पर। 18 मार्च पहला फेज है। ठीक है, और तीसरा फेज है वो 18 अप्रैल को है, और 26 जनवरी को एकीकरण का छठा फेज है। नेक्स्ट, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? 25 मार्च 1948 गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? आप कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन जल्दबाजी हमेशा घातक होती है। हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, गोकुलदास असावा और गोकुल भाई भट्ट। ध्यान से पढ़ें, सवाल को समझें, फिर आंसर दें। इजी लगने वाले सवाल भी बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं कई बार। उम्मीद करता हूं आपका आंसर तैयार होगा। देखो, पूछ रहा है 25 मार्च 1948। ये 25 मार्च 1948 सेकंड चरण है, और सेकंड चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो गोकुलदास असावा को बनाया गया था। ठीक है, और गोकुलदास असावा ये सेकंड चरण के प्रधानमंत्री हैं। हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के प्रधानमंत्री हैं। जयनारायण व्यास बने ही नहीं है, और गोकुल भाई भट्ट बने ही नहीं है। पहले चरण के प्रधानमंत्री थे शोभालाल कुमावत। सेकंड चरण के बता ही दिया गोकुलदास असावा, थर्ड चरण के माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे चरण के हीरालाल शास्त्री, और पांचवें चरण के, छठे चरण के, सातवें चरण के सबके सेम ही थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1948, 1950, 1946, 1956। पूछ रहा है आपसे, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? सोचें समझें, फिर उत्तर की तरफ जाएं। देखिए, राजस्थान में अजमेर के साथ में मेरवाड़ा, ठीक है, आबू देलवाड़ा और सुनेल टीपा गांव, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर से था, ये तीनों राजस्थान में शामिल किए गए लास्ट वाले चरण में।
और ये अंतिम चरण था 1956 का, 1 नवंबर 1956। ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सुनील टिप्पा, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा अलग से पेज में समझा दूं, ज्यादा सही रहेगा। देखो मित्रों, ऐसा है, भारत में ब्रिटिश रूल था, ये बात मैं बार बार कर रहा हूं। ठीक है। और इस चीज को समझे बिना आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे, और समझोगे तो फिर रट्टा लगाना पड़ेगा। ब्रिटिश रूल दो तरीकों से इंडिया में चलता था। पहली बात तो राजस्थान पर अंग्रेजों का अधिकार था ही नहीं। ये बात कान खोल के सुन लो, बात अगर दिमाग में घुसी हुई है तो निकाल दो। ब्रिटिश साम्राज्य का राजस्थान पे शासन नहीं था। यस, राजस्थान और पूरा भारत दो तरीकों से ब्रिटिश रूल में था। एक का नाम था प्रिंसली स्टेट्स, और एक का नाम था ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब होता था ब्रिटिश प्रांत, जिस पर इनका सीधा नियंत्रण था, डायरेक्ट कंट्रोल था। ठीक है। और ये सीधे नियंत्रण वाले ए श्रेणी में आते थे, ए ग्रेड में आते थे। जैसे आपने नाम सुना होगा बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है। इसके अलावा बंबई प्रेसिडेंसी, ये सारे के सारे डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे। ठीक है। यहां पर शासन था। एक था प्रिंसली स्टेट, जिन्हें हम देसी रियासतें कहते हैं। ये देसी रियासतें जो हैं, ये 20 श्रेणी में आती थी, जिन पर इनका अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। शासन था यहां के रियासतों के राजाओं का। और ये प्रिंसली स्टेट, भारत में उस जमाने में 565 रियासतें थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स। और राजस्थान में प्रिंसली स्टेट्स थी 19 प्लस 3 ठिकाने। लेकिन अजमेर मेरवाड़ा जो था, वह इस ए ग्रेड में आता था। ठीक है। तो ब्रिटिश रूल अजमेर मेरवाड़ा से यह समाप्त हुआ है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। रियासतें जो हैं वह 6 चरणों में शामिल की गई हैं, लेकिन लास्ट में अजमेर मेरवाड़ा का फॉर्मेशन हुआ था, राजस्थान में विलीनीकरण हुआ था। और जहां तक आबू देलवाड़ा का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय देसी रियासती विभाग के जो हेड थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप तो जानते हो कि वह गुजराती हैं, लेकिन उस जमाने में गुजरात नहीं था, बंबई प्रांत था। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बंबई प्रांत कहलाते थे। यानी कि पटेल बाबू के हाथ की बात है किसको किस में शामिल करना। पटेल बाबू कभी नहीं चाहते थे कि माउंट आबू जैसा पर्यटक स्थल राजस्थान को मिले। पटेल साहब चाहते थे गुजरात में शामिल करना। इसलिए लास्ट में जब गोकुल भाई भट्ट सड़कों पे उतरे, नारेबाजी की, सरकार का विरोध किया, तब जाके मजबूर होकर नाक नीची करके पटेल साहब को आबू देना पड़ा 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों का सम्मेलन बुलाया था। किसने? मेवाड़ महाराणा, जयपुर महाराणा, कोटा महाराव, डूंगरपुर महारावल। सवाल ढंग से पढ़ना, फिर आंसर देना। चले, आपका समय शुरू होता है अब, बताएं। देखिए, सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर, अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था, यूनियन, राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन बुलाया था मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर, कमरा नंबर 34 में। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, महाराणा भूपाल सिंह ने जब इन राजाओं का सम्मेलन बुलाया, तो उस समय 14 राजा आए थे, 14 किंग। ठीक है। और वे चाहते थे कि फॉर्मेशन करके, इंटीग्रेशन करके भारत में सम्मिलित हुआ जाए। लेकिन उसमें 4 ऐसे थे जो अपने ढाई चावल की खिचड़ी अलग से पका रहे थे। एक भोपाल का नवाब,
सलीमुल्लाह खान। एक था जूनागढ़ का नवाब, ठीक है, आप सोचिए जूनागढ़ भोपाल भी आए थे। पालनपुर का नवाब, पालनपुर वाले भी आए थे इसमें। देखो बात कहां हो रही है, मालवा, गुजरात, राजपूताना सबके, ठीक है। इसके अलावा डूंगरपुर का महारावल लक्ष्मण सिंह और बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह और डूंगरपुर का महारावल लक्ष्मण सिंह, ये दोनों जो हैं भोपाल के नवाब और जूनागढ़ के नवाब के साथ में मिलकर पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तब महाराणा भूपाल सिंह ने कहा कि यार इनका तो समझ में आता है, ये नवाब है, ये इतनी ताकत, इनको साइड में बुलाया कि आओ इधर मरो, ठीक है। और महाराणा भूपाल सिंह ने खाना मंगवाया कमरा नंबर 34 और 2 प्लेटें आई सामने और उसमें से कपड़ा हटाया तो एक में पेन थी, दूसरे में पिस्टल थी। मतलब साफ था कि साइन करोगे कि गोली खाओगे। एक ने तो चुपचाप साइन कर दिए थे लक्ष्मण सिंह ने, और दूसरा कह रहा था साइन करते करते मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये उसी समय की घटना है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, मस्त। अलवर, भरतपुर, जोधपुर एंड बीकानेर, बताएं। राजस्थान संभाग के किस राज्य ने, नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, विलय पत्रों पर सिग्नेचर किए थे? सोचें, समझें, फिर उत्तर दें। चलें, उम्मीद करता हूं आपका आंसर तैयार होगा। देखो मित्रों, पूछ रहा है राजस्थान के किस नरेश ने सर्वप्रथम भारत में पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मैं आपको बता दूं, इंडियन इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट बिल 1947 जो कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया, सॉरी 4 जुलाई को रखा गया था, 18 जुलाई को पारित हुआ था और 14 अगस्त 1947 को महारानी क्वीन एलिजाबेथ ब्रिगेंजा ने शाम को 5:30 बजे सिग्नेचर किए थे। इंडिया के टाइम के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स IST के अनुसार भारत में समय हो चुका था रात को 12:03 यानी 15 अगस्त लग चुका था, और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम्स PST का समय था 11:33 यानी वहां 14 अगस्त ही लगा हुआ था, और ब्रिटेन का जो समय था वो शाम का वक्त था, इसलिए एक 14 अगस्त मनाता है, दूसरा 15 अगस्त मनाता है। और इस अमेंडमेंट बिल के आर्टिकल अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 9C में यह स्पष्ट कहा गया था कि जो रियासतें हमारे अधीन हैं, यानी अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था प्रिंसली स्टेट, जो हमारे साथ हैं, वो आज से आजाद हैं, वो चाहे तो भारत में मिले, वो चाहे पाकिस्तान में मिले, वो चाहे तो बाढ़ में जाए, मतलब देश बनाए अलग से। तो आप बताइए कौन सा रियासत का ऐसा राजा होगा जो भारत या पाकिस्तान में मिलकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोना चाहेगा? मैं आपसे कहूं आप अपनी प्रॉपर्टी भारत सरकार के नाम करोगे क्या? तो कौन सा राजा बनेगा? 19 देशी रियासतें अलग से देश बनाना चाहती थी। ऐसे वक्त में चीना जब्ती चल रही थी, उधर पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना, उधर इधर भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया। हैदराबाद जो कि भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, उसको शामिल करने के लिए, वहां के नवाब निजाम को मनाने के लिए सरदार पटेल सेना लेकर गए थे। तो उसी मौके का फायदा उठाकर जैसलमेर पर हमला बोल दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गलती यहां पर एक और कर दी कि उसने हमले 2 एक साथ बोले थे, एक तो बलूचिस्तान पर और दूसरा जैसलमेर पर। तो दोनों मोर्चों पर वो जीत नहीं सकता था। ऐसे समय में जैसलमेर के महारावल शालीवाहन सेकंड, वह बहुत ही पुअर थे, उनके पास में इतनी आर्मी नहीं थी कि वह रक्षा कर पाए अपने रियासत की। ऐसे समय में जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा जैसलमेर के महारावल शालीवाहन को कि आप के पास मैं अपना प्राइवेट जेट भेज रहा हूं, प्राइवेट विमान भेज रहा हूं, अपनी रॉयल फैमिली को बिठाकर सीधा जोधपुर आ जाइए। तो महारावल शालीवाहन ने कहा कि ऐसे संकट के समय मैं अपने देश की जनता को खतरे में नहीं डाल सकता, भले मरना मंजूर है लेकिन मैं आऊंगा नहीं। और आज के नेताओं को देखो, हम कहते हमारा देश आजाद हो गया है, सबसे पहले कोई अटैक होता तो सबसे पहली फ्लाइट से ना नेता ही भागते, ठीक है। शालीवाहन नहीं भागे और शालीवाहन ने सामना किया। ऐसे समय में जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह और बीकानेर के महारावल शार्दुल सिंह दोनों ऐसे पड़े माथे पाकिस्तान के, ऐसा कूट के ठेठ लाहौर तक लेकर गए थे ये दोनों। अब ऐसे वक्त में मोहम्मद अली जिन्ना ने इन दोनों को बुलाया लाहौर,
बिरयानी खाने के लिए आ जाओ साहब वहां पर। तब ऐसे वक्त में भारत सरकार का जो देसी रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उपाध्यक्ष था राम मनोहर लोहिया, लोहिया को ये टेंशन होने लगी कि यार ये कहीं बीकानेर और जोधपुर पाकिस्तान ना चले जाए। ऐसे वक्त में लोहिया जी ने एक दांव खेला और बीपी मेनन को कहा, भारतीय देसी रियासती विभाग के सचिव वैसला पेन्नुमुरु मेनन को बोला कि आप जोधपुर और बीकानेर में एक टेलीग्राफ भिजवाओ और कहो कि काठियावाड़ के साथ में जोधपुर और बीकानेर जैसलमेर तीनों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। ऐसी वक्त में तो हनुमंत सिंह को गुस्सा आया और हनुमंत सिंह सीधा पिस्टल लेकर चढ़ गए वीपी मेनन के ऊपर और उसको कहने लगे कि सुन बे, अगर पटेल मेरे रास्ते में ना होता तो जिन्ना पाकिस्तान का और मैं हिंदुस्तान का सम्राट होता। ये तेवर देखे थे आपने इन दोनों रावड़ी राठौड़ों के। और इसी वक्त में जब सरदार पटेल ने टेलीग्राफ भेजा था तो सबसे पहले सिग्नेचर किए थे बीकानेर के महारावल शार्दुल सिंह ने। नेक्स्ट सवाल, एकीकरण ऐसा कोई मजाक का खेल नहीं। आप समझो कि राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण ABCD मिला, ऐसे ही मिल गया मुंह उठा के। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। बृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुलदास असावा। बृहत राजस्थान के पहले CM कौन थे? देखो वृहत राजस्थान दे रखा है तो वो एक तरह से PM CM एक ही बात है, क्योंकि उस समय स्टेट पॉलिसी के अनुसार PM ही CM कहलाता था। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा सवाल के अनुसार। देखिए वृहत राजस्थान यानी ये चौथे चरण की बात हो रही है। 30 मार्च 1949 की बात हो रही है और 30 मार्च 1949 को हमारे बड़े प्यारे से क्यूट से पतली पतली आवाज वाले पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले CM साहब थे। हाँ जी, पतली पतली आवाज थी इनकी बहुत। मोहनलाल सुखाड़िया साहब तो हैं वो 1956 में CM साहब थे। हरिभाऊ उपाध्याय और गोकुलदास असावा जो है ना वो सेकंड फेज के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 सितंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956 एंड 15 अगस्त 1950। बताएं वर्तमान राजस्थान राज्य कब अस्तित्व में आया था, अपने फॉर्मेशन में कब आया था? सोचे समझे उत्तर दे। साथियों यहां सीधे सीधे 7वें चरण की बात बोली जा रही है आपसे। देखो वर्तमान राजस्थान के अस्तित्व की बात पूछ रहे हैं ना, तो यहां पर ये 1 और 56 कंफ्यूज करवा सकते। सितंबर और नवंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, 1 नवंबर 1956 ही होगा जब राजस्थान अपने अस्तित्व में आया था। और इसी समय मैंने कहा था A श्रेणी का राज्य यानी अजमेर मेरवाड़ा बी श्रेणी के अंतर्गत शामिल करके राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा आबू देलवाड़ा शामिल किया गया था, पहले भी बता चुका हूं। और इसके अलावा सुनेल टिप्पा गांव जो है वो शामिल किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश से था। और एक झालावाड़ का गांव था सिरोंजा, उस गांव को मध्य प्रदेश को दिया गया था। ये सब कुछ हुआ था 1 नवंबर 1956 सुखाड़िया साहब की सरकार के समय। सुखाड़िया साहब हमारे देश राजस्थान के CM साहब, लव मैरिज करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति। खैर नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान राज्य में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी 26 जनवरी 1950 राजस्थान रियासत में कौन सी रियासत विलय हुई थी? वह थी सिरोही, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़। हाँ 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था मित्रों। मित्रों 26 जनवरी 1950 को राजस्थान विलय हुआ था सिरोही, लेकिन ध्यान रखना कंप्लीट सिरोही नहीं हुआ था।
आबू देलवाड़ा नहीं हुआ था। मैं पहले भी बता चुका हूं इसी सेशन के अंदर, आबू देलवाड़ा का क्या मैटर था। पटेल साहब किसी भी कीमत पर आबू देलवाड़ा राजस्थान को देना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। और जहां तक बूंदी का सवाल है, ये सेकंड चरण में शामिल हुआ था। झालावाड़ ये भी सेकंड चरण में शामिल हुआ था। प्रतापगढ़ ये भी सेकंड चरण में शामिल हुआ था। नेक्स्ट, शंकरदेव नारायण राव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। अभी कुछ देर पहले इसके बारे में डिस्कस भी मैंने कर चुका था। जी हाँ, शंकरदेव नारायण राव कमेटी। देखिए, शंकरदेव नारायण राव कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में कौन सा संघ बना था? ये पांचवें चरण की बात हो रही है। 15 मई 1949 की बात हो रही है। और 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया गया था। हाँ, पहले चरण में मत्स्य संघ जो बना था 18 मार्च 1948, वह बना था कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी की सिफारिश पर, ठीक है। मत्स्य संघ में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मत्स्य संघ बना था के एम मुंशी की सिफारिश पर। मत्स्य संघ का विलय हुआ था शंकरदेव नारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। डोंट मिक्स। नेक्स्ट, वृहद राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन था? सरदार पटेल, एनवी गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू और पंडित हीरालाल शास्त्री। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? चौथे चरण की बात हो रही है यहां पर। आराम से सोचे, समझे, मनन करें, फिर उत्तर की तरफ जाएं। वृहद राजस्थान यानी चौथा चरण, फोर्थ फेज, 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस अपने बड़े अस्तित्व में आया। सरदार पटेल साहब ने जयपुर के अंदर टाउन हॉल में इसका उद्घाटन किया था। ध्यान रखना, एनवी गॉडगिल फर्स्ट और सेकंड चरण के उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे। पहले चरण का उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ फोर्ट में, लोहागढ़ दुर्ग। और दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ था कोटा राजमहल, जिसे ब्रिज भवन कहते हैं, ठीक है। और तीसरे चरण का उद्घाटन हुआ था पंडित नेहरू के हाथों से, और यह हुआ था सिटी पैलेस उदयपुर में। हालांकि ब्रिज भवन भी सिटी पैलेस ही है, लेकिन कोटा का सिटी पैलेस है, ठीक है। हीरालाल शास्त्री ने तो किसी का उद्घाटन नहीं किया था, ये तो खुद राजस्थान के पहले पीएम थे और बाद में सीएम भी बने। हाँ, अभी अभी मैंने बता ही चुका था राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर, 29 मार्च, 26 जनवरी, 18 मार्च। मारो प्यारो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान डे। कणकण जेरा। जी हाँ, राजस्थान अपने बड़े अस्तित्व में आया था, बड़े स्वरूप में आया था 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में। तभी से राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अपने वृहद अस्तित्व में आया था, अपने बड़े स्वरूप में आया था, लार्ज राजस्थान बना था, ठीक है, केवल मत्स्य संघ को छोड़कर। 26 जनवरी 1950 का जो ईयर था वह छठे चरण का था। 18 मार्च 1948 का पहले चरण का था। ये बार बार बात बताने की आवश्यकता नहीं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। 1 नवंबर 1956 ये सातवां चरण था। नेक्स्ट,
राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। उक्त कथन किस शासक का है? अभी अभी हास्यास्पद तरीके से मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताएं किसका था यह कथन। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के बाबू, भीम सिंह कोटा के, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के, तेज सिंह अलवर के। बताएं, आराम से सोचें समझें फिर उत्तर फेंकें। कोटेशन है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये कहा था हमारे चंद्रवीर सिंह जी ने। क्योंकि चंद्रवीर सिंह और लक्ष्मण सिंह ये दोनों, मैंने अभी अभी बताया था, जब सिटी पैलेस में मीटिंग बुलाई गई थी तब ये जूनागढ़ के नवाब के साथ में और इसके अलावा भोपाल के नवाब के साथ में मिलकर पाकिस्तान में साथ सम्मिलित होना चाहते थे और महाराणा भूपाल सिंह के दबाव के आगे इनको सिग्नेचर करने पड़े। लक्ष्मण सिंह जी ने चुपचाप सिग्नेचर किए थे। चंद्रवीर सिंह ने सिग्नेचर करते हुए कहा था, मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और ऐसे कोटेशन ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये दो ही कोटेशन है एकीकरण में, बहुत सारे कोटेशन है एकीकरण में। कमेंट बॉक्स में लिखना नीचे, ये किसने कहा था कि मेरे लिए सिरोही का तात्पर्य गोकुल भाई हैं। गोकुल भाई के बिना राजस्थान अधूरा है, ये किसने कहा था राजस्थान के एकीकरण में? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक ये कोटेशन है कि हमें खुशी है कि महाराणा महाराणा यानी भूपाल सिंह जी की बात हो रही है यहां पर, महाराणा मान गए। खुशी तब दुगुनी होती जब सिरोही भी राजस्थान में शामिल कर लिया जाता। ये किसने कहा था? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक कोटेशन और दे रहा हूं, अगर पटेल मेरे रास्ते में ना हो तो मैं भारत का सम्राट बन जाऊं। ये किसने कहा था? तो खाली कोटेशन इसी से काम नहीं चलेगा जो आप अक्सर रट्टा मारते हो, ऐसे कोटेशन भी दिए जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। कमेंट में लिखना है किसने कहे थे ये तीनों कोटेशन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर राजस्थान संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था? एनवी गॉडगिल, उदयभान सिंह, के एम मुंशी, शोभा राम कुमावत। बताएं। देखिए, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बार बार कह रहा हूं आपसे, ये तीनों के एम मुंशी की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। मत्स्य संघ नाम पूछ रहे हैं आपसे, किसके सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? के एम मुंशी। एनवी गॉडगिल ने तो उद्घाटन किया था पहले चरण का। उदयभान सिंह पहले चरण के प्रधानमंत्री थे, सॉरी राजप्रमुख थे। शोभाराम कुमावत पहले चरण के प्रधानमंत्री थे। चलो, हाँ, ये बहुत प्यारा सवाल, इट्स मोस्ट फाइनेस्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। राजस्थान के एकीकरण का क्रेडिट किसको दिया जाता है? हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या विजय सिंह पथिक को? अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें से मैं एक और सवाल निकालूंगा जो आपको बताना है। फिलहाल इसका आंसर आसानी से आप दे सकते हो और दे भी पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाना चाहिए राजस्थान के एकीकरण और भारत के एकीकरण का श्रेय। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय पटेल साहब को देने से पहले मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय
अखिल भारतीय देसी रियासती परिषद, देसी रियासती विभाग ज्यादा सही रहेगा, उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल, और उपाध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। राजस्थान का मैक्सिमम फॉर्मेशन लोहिया साहब ने किया था। यहां ऑप्शंस लोहिया होना चाहिए था, न कि पटेल। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। मत्स्य संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इजी क्वेश्चन से डिस्कस बार बार कर चुके हम। शोभाराम कुमावत, ये एक वकील साहब थे। चलो ये वाला आखिरी सवाल ले लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? सैल्यूट स्टेट्स कितनी थी? देसी रियासतें, जिन्हें हम सैल्यूट स्टेट्स कहा जाता था, यानी यहाँ के राजाओं को तोपों की सलामी दी जाती थी। और नॉन सैल्यूट स्टेट्स, जिनको 3 थे, यानी जिसको हम ठिकाने कहते हैं। ठीक है, और वो टोटल थी 19 देसी रियासतें। ठीक है, और 19 प्लस 3, अगर सिर्फ यहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? नो 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 नो, रॉन्ग वे में जा रहे हैं हम। 19 देसी रियासतें प्लस 3 ठिकाने ऐड कीजिए आप यहां पर, तो 22 बन रहे हैं यहां पर। इसके साथ साथ में 19, 20, 21, 22 का फॉर्मेशन यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी रियासतें थी? ओवरऑल रियासतें, यहां देसी रियासतें लिखा होता तो आंसर बनता इसका 19, लेकिन केवल रियासतें, तो ठिकाने भी रियासतों में इंक्लूड होते हैं, इसका आंसर 22 होना चाहिए। लेकिन जब भी ऐसा अगर मुश्किल हो तो आप बेटर आंसर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, चलें तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।